हेलो स्टूडेंट, पैक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटीज सिस्टम। म्यूनिसिपैलिटीज सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम क्या है। इससे पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट क्या होता है, देखो इसको समझने से पहले देखो हम क्या है म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमारे क्या है, हमारी लोकल गवर्नमेंट दो तरह की होती है। जैसे हमारे गांव में होती है पंचायत सिस्टम, उसी प्रकार अर्बन एरिया यानी शहरों में क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। देखो क्या है, देखो हमारे सबसे पहले है, हमारे सबसे टॉप लेवल पे है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। सभी को पता है क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर के बाद क्या आती है हमारी, सेंटर के बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। उसके बाद स्टेट के अंदर क्या आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, सेंटर से स्टेट। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या होते हैं, हमारे गांव होते हैं विलेजेस। विलेजेस को मिलाकर बनते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स में क्या है, कई सारे विलेजेस को ऐड किया जाता है और बहुत से ब्लॉक्स को मिलाकर बनता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर बनती है स्टेट और स्टेट से मिलकर हमारा बनता है कंट्री। तो डिस्ट्रिक्ट में हमारी कौन सी होती है, तो हमारे जो जिले होते हैं डिस्ट्रिक्ट में होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट में क्या होगी, हमारे जिलों में क्या होगी, लोकल गवर्नमेंट होती है। तो लोकल गवर्नमेंट क्या है, वो दो तरह की होती है। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो भी क्या है, दो तरह की होती है। फर्स्ट इज रूरल एरिया। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था रूरल एरिया के बारे में। और एक होती है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो रूरल यानी पेंडू, रूरल यानी गांव में, गांव वाले जो एरिया हैं, रूरल एरिया हैं, वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम। ठीक है। और जो हमारे अर्बन एरिया जो शहरी एरिया होते हैं, जो टाउन्स होते हैं, शहरों वाले इलाके होते हैं, वहां पे होती है हमारी म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। तो हमने पंचायती राज सिस्टम को तो हमने डिस्कस कर लिया था। पंचायती राज सिस्टम के हमारे कितने टायर थे, तो पंचायती राज सिस्टम 3 टायर्स में डेवलप था। 3 टायर्स में बटा हुआ था। इसके 3 लेवल्स थे। सबसे बेस लेवल पर, लो लेवल पर थी विलेज पंचायत, जहां जिसे हम ग्राम पंचायत भी बोलते थे। उसके बाद आता था हमारी पंचायत समिति। पंचायत समिति ये पढ़ा था हमने। और पंचायत समिति के ऊपर क्या था हमारा, जिला परिषद। जिला परिषद यही पढ़ा था हमने। हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है उस जो कौन सा है, वो 3 टायर सिस्टम। उसके 3 टायर हैं, विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऐसी अब हमारे अर्बन यानी शहरी इलाकों में म्यूनिसिपैलिटी के भी 3 टायर सिस्टम हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करना है म्यूनिसिपैलिटी। इसको तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो आज इसकी बारी है। तो इसके भी 3 टायर्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है हमारे, उसे हम बोलते हैं सबसे पहले नगर पंचायत। बताएंगे नगर पंचायत कहां पर होगी, नगर पंचायत। ठीक है ना। जिस प्रकार गांव में यानी पेंडू इलाकों में, गांव में क्या होती है हमारे विलेज पंचायत, उसी प्रकार हमारे जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, वहां में होती है नगर पंचायत। सबसे लो लेवल। उसके बाद आती है म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल, बात समझ में आई। उसके बाद आती है हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल और लास्ट में आता है हमारा
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हम बोलते हैं नगर निगम। तो म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम के भी 3 टायर है, ये भी 3 टायर सिस्टम है। म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम इज आल्सो ए 3 टायर सिस्टम। फर्स्ट इज नगर पंचायत, सेकंड इज म्यूनिसिपल काउंसिल और थर्ड इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं म्यूनिसिपल को नगर निगम। नगर निगम, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल को बोला जाता है नगर पालिका। तीसरा होता है नगर पंचायत को, तो ऐसे ही बोल देते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत, ठीक है, बात समझ में आई। तो म्यूनिसिपैलिटी इज आल्सो नोन एज 3 टायर सिस्टम, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आज हम इसी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक हमारा फ्लो चार्ट है, एक डायग्राम है कि सबसे पहले सेंटर पे सेंटर गवर्नमेंट काम करती है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट में काम करती है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप में डिवाइड होती है। लोकल गवर्नमेंट 2 तरह में, एक होगी गांव में और एक होगी शहरों में। गांव में जो होती है उसे बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, वो आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड है। और शहरों में होती है म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम, वो भी आगे 3 हिस्सों में क्या है, डिवाइडेशन है उसकी, बांटा गया है इसको। तो आज हमारा ये टॉपिक है, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग है म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक आज क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम को शुरू करने से पहले हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं पंचायती में और क्या डिफरेंसेस थे, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को हम शुरुआत करते हैं शुरू, उससे पहले हम एक चीज देखते हैं। देखो हमारे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है और गांव में पंचायती राज सिस्टम है। जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता, कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, हाँ वैसे जब हमारा देश संविधान लागू हुआ उसके बाद हमने कुछ जगहों पर पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ, कुछ जगहों पर हमारे म्यूनिसिपल सिस्टम भी शुरू किया गया। लेकिन क्या था उसमें, क्या थे उसके कोई नियम कानून नहीं थे, उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं थी। कुछ गांव में पंचायती सिस्टम था, कुछ शहरों में भी म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम था। अगर बात करें हमारे जब अंग्रेजों का टाइम था, जब अंग्रेज हमारे भारत में राज करते थे, तब उन्होंने एक नगर निगम की स्थापना की थी। सबसे पहले अगर बात करें हम, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम सबसे पहले कहां पर था, वो आया था मद्रास में। कहने का मतलब है कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में जो म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम था वो मद्रास में लागू किया गया था। कब, 1687 और 1688 के बीच, जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने ये पॉलिसी लेकर आए थे, मद्रास में फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम लाया गया था। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम कब आया था, कहां पर लागू हुआ था, मद्रास में। वहां मद्रास में लोकल लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई थी एक म्यूनिसिपैलिटी की। ठीक है, तो तब इसका एक झलक दिखती है कि इसका नमूना दिखता है। लेकिन आगे चलकर हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके काफी टाइम बाद इसमें क्या हुई, अमेंडमेंट के द्वारा इस सिस्टम को लाया गया। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या हुआ। देखो हमारे 2 अमेंडमेंट हुई हैं संविधान में। एक हुई 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। ठीक है, और एक हुई थी हमारे 74th अमेंडमेंट, ये भी 1992 में। 1992 में क्या हुआ, संविधान में हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट की गई। देखो अमेंडमेंट का मीनिंग होता है किसी चीज को संविधान में ऐड करना या किसी चीज को संविधान से डिलीट करना, खत्म करना,
उसके लिए हमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो 73rd अमेंडमेंट के जरिए हमारे कौन सा सिस्टम आया? पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम को संविधान में लाया गया 73rd अमेंडमेंट। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज सिस्टम संविधान में कब ऐड किया गया? 73rd अमेंडमेंट 1992। और इसकी अगर हम बात करें तो ये अमेंडमेंट, इसके लिए कौन सिस्टम लाया गया? म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। नगर निगम व्यवस्था लाई गई संविधान में, ठीक है। तो अगर अब बात करें कि जो ये पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम हमारे संविधान में लाया गया, हमारे देश में लागू किया गया, तो उस टाइम किसकी सरकार थी? भारत में किसकी गवर्नमेंट थी? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, ठीक है, इनकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इनकी सरकार के टाइम के वक्त पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम लाया गया। यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम, ठीक है ना। तो उस टाइम गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, ठीक है ना। जैसे अगर हम आज बात करें कि भी जीएसटी जब लागू हुआ हमारे भारत में, तो किसकी गवर्नमेंट के टाइम लागू हुआ? तो मोदी सरकार थी उस टाइम। तो इसी टाइम किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की क्या थी? गवर्नमेंट थी इनकी। तो इससे क्या हुआ? देखो, ये अमेंडमेंट तो आई, अब अमेंडमेंट तो आ गई थी हमारे संविधान में, इसको लागू कब किया गया इस अमेंडमेंट को? तो ये अमेंडमेंट 1992 में आई। और लागू कब हुआ? पंचायती राज सिस्टम हमारे हर गांव में, देश के हर गांव में लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। देखो, 73वां संशोधन आया 1992 में, लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। और जो म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है ये हुआ, इसके लिए अमेंडमेंट तो हुई 74th अमेंडमेंट 1992 में, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब हुई? इंप्लीमेंट यानी लागू कब किया गया? इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 जून 1993 को, ठीक है। तो लागू तो 1993 को हुआ, लेकिन अमेंडमेंट इससे पहले कर दी थी उसके बाद, ठीक है। तो ये बात। तो और क्या बताएं? और फिर क्या ऐड किया गया? अब इसके लिए देखो, हमने पंचायती राज ऐड किया और म्यूनिसिपैलिटी ऐड किया है, तो इसके लिए अलग से पार्ट्स तो डिस्कस किए जाएंगे ना। तो क्या हुआ? इसके लिए हमारे पार्ट नंबर 9 को लाया गया संविधान में हमारे, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 9 मैंने आपको बताया है जब हमारी शुरुआत में कि हमारा जो संविधान है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि कौन से पार्ट्स में किस चीज के बारे में बात की गई है। तो हमारा जो पार्ट नंबर 9 है वो पंचायती राज सिस्टम के बारे में है। और इसके लिए कौन सा पार्ट ऐड किया गया अमेंडमेंट में? पार्ट नंबर 9A, ठीक है। तो 9A में म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम के बारे में है संविधान में, और पार्ट 9 में है पंचायती राज सिस्टम। और क्या ऐड किया गया? इसके लिए अनुसूची लाएगी शेड्यूल नंबर 11, और इसके लिए था हमारा शेड्यूल नंबर 12, ठीक है ना। हमारे संविधान में मैंने बताया आपको 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल्स बताए गए, उसमें हमारे बात की गई है जैसे, ठीक है। तो शेड्यूल 11 किसके बारे में? पंचायत। इसमें पंचायत के क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य हैं, उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, सभी चीजें शेड्यूल 11 में है, और इसके लिए है शेड्यूल नंबर 12 में, ठीक है ना। मैंने जब पंचायती राज सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था ना, जब हमारी पंचायत डिसीजन लेती है तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो अपनी खुद की मर्जी से डिसीजन ले सकती है गांव के लेवल पर। अब ऐसा तो है नहीं कि वो डिसीजन के लिए कोई प्रावधान तो होगा भी, वो किन किन मामलों पर डिसीजन ले सकती है, वही सब्जेक्ट्स तो होंगे भी, वो मान लो भी पानी के मामले में, सीवरेज सिस्टम के मामले में, जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं उसके मामले में तो वो खुद डिसीजन ले। ऐसा तो नहीं कल को रेलवे या बैंक के बारे में भी डिसीजन ले नहीं। तो उसके लिए हमारे शेड्यूल 12 में सब्जेक्ट्स बताए गए कितने? 29 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स,
इन 29 विषयों पर पंचायती राज सिस्टम अपना खुद का डिसीजन ले सकती है। जो उसका मुखिया है, सरपंच, वो इस पर खुद अपना डिसीजन ले सकता है। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें हम 18 सब्जेक्ट कि इन 18 विषयों पर म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को अपना डिसीजन खुद लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब क्या है भी, इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इन 18 सब्जेक्ट्स के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये अपनी खुद की मर्जी से इसे लागू करेंगे, इन पर खुद की मर्जी से अपना ध्यान दिया जाएगा। तो बात समझ में आई? तो ऐसे हमारे अमेंडमेंट हुई थी 73rd और 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब ठीक है सर, बात आई समझ में? आगे देखिए क्या है। तो आइए अगर हम टॉपिक पे आते हैं अपने, क्या टॉपिक है हमारा? तो आज है हमारा म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। इट इज अ 3-टायर, इट इज ऑल्सो 3-टायर सिस्टम। तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको गांव में तो बता दिया था, अभी गांव में एक गांव को मिलाकर बनती है ग्राम पंचायत। जब बहुत से गांव मिल जाते हैं उसको बोलते हैं पंचायत समिति, और जब बहुत से ब्लॉक्स मिल जाएंगे उसे हम बोलते हैं जिला परिषद। ऐसे शहरों में है, अर्बन एरियाज में है, बोलते हैं क्या है, पहले है हमारा नगर पंचायत। जैसे गांव में ग्राम पंचायत थी, शहरों में नगर पंचायत। फिर हमारे है म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल जिसे हम बोलते हैं नगर पालिका। और थर्ड है हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमें पता होना चाहिए कि कहां पर, अब देखो हमारी जो, जैसे मैंने बताया भी, अब नगर निगम है कहां पर होगा। ठीक है, नगर पालिका के कहां पर होगी? इसके लिए कोई प्रावधान तो होगा ना भी, कौन सी जगह पर नगर पंचायत होगी, कहां पर नगर पालिका होगी, कहां पर नगर निगम होगा। जैसे हमने गांव में पढ़ा है तो एक गांव में ग्राम पंचायत होती है, बहुत से गांव में पंचायत समिति, तो हमने पढ़ तो लिया। अब इसके बारे में क्या है कि कौन सी जगह पर, हमें कैसे पता लगता है कि इस शहर में नगर निगम है या नगर पालिका है या नगर पंचायत है? तो वो हम डिस्कस करते हैं अब क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, देखो क्या है, जो सबसे पहले हम देखते हैं नगर निगम। इसे हम क्या बोलते हैं? नगर निगम, हिंदी में बोला जाता है नगर निगम। अब क्या है, हमारे जो हमारे लार्ज अर्बन एरियाज हैं, ये कहां पर होगा हमारे नगर निगम? लार्जर अर्बन एरिया। बात समझ में आओ कि अगर कोई बड़ा शहर है पूरे बड़े लेवल पर, अर्ब, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, मुंबई, कलकत्ता, ये बड़े बड़े शहर हैं। मतलब कि हम लगा लें कि जिन शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, अबाउट 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, कि जिन शहरों की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी वहां पर क्या होगी? नगर निगम व्यवस्था। जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ऐसे। ठीक है ना, तो कोई भी शहर, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है, ठीक है ना, तो कोई भी अगर किसी भी स्टेट के जो शहर हैं, फेमस शहर हैं, वहां पर अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और वह शहर काफी डेवलप है, तो वहां पर होती है नगर निगम व्यवस्था। तो मैंने बाद में लिखा लार्जर, पूरे लार्जर, बड़ा अर्बन, जो बड़ा शहर होता है, जो शहर बड़े होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर होता है नगर निगम। और अब आ गई नगर पालिका, इसे हम क्या बोलते हैं? नगर पालिका। ये होती है, बात से अब क्लियर है, स्मॉलर अर्बन एरिया। ये होती है हमारे छोटे शहरों में,
मतलब कि जिन शहरों की पॉपुलेशन अबाउट 1 लाख से कम है, ठीक है, 30,000 से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली एक चीज डिसाइड की जाती है कि जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है और 30,000 से ज्यादा है, छोटे शहर हैं जहां पर, वहां पे होगी हमारी नगर पालिका। अब बात आ गई नगर पंचायत की, ये कहां पर होती है? देखो ये क्या होती है, ये होती है, पहले मैं लिखता हूं वर्ड, रूरल से अर्बन ट्रांजिशन। अब नगर पंचायत कहां पर होगी? देखो नगर निगम तो होगा जो बड़े शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर होती है नगर निगम व्यवस्था। जो छोटे शहर होंगे वहां पर नगर पालिका। अब बात आ गई कि ये नगर पंचायत है, जो हमारी नगर पंचायत है ये कहां पर होती है? ये मैं देखो आप लिखो रूरल से अर्बन, कि जो गांव, देखो क्या है, कुछ गांव ऐसे हैं जो गांव से क्या है शहरों में तब्दील हो रहे हैं, उनकी क्या है डेवलपमेंट हो रही है, वो गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, कि ना तो वह पूरी तरह से गांव में आते हैं और ना ही हम उनको पूरी तरह से शहर कहा जा सकता है। कुछ गांव ऐसे होते हैं भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं शहर, ना तो वो पूरे तरीके से अर्बन एरिया में आते हैं और ना ही पूरे तरीके से रूरल एरिया में, उनकी क्या है वो गांव से शहरों की तरफ डेवलप हो रहे हैं, उनका विकास हो रहा है वहां पर, कि जो सुविधाएं मतलब ना, कुछ सुविधाएं शहरों जैसी भी हैं वहां पर और कुछ सुविधाएं गांव जैसी भी हैं। तो जो चीजें, जो जगह रूरल से अर्बन में चेंज हो रही है, जो गांव रूरल से अर्बन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर होती है हमारी नगर पंचायत। तो बात समझ में आई? तो वहां पर क्या होगी हमारी नगर पंचायत, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? तो वहां पर होती है हमारे नगर पंचायत, ठीक है, वहां पर क्या होती है हमारे नगर पंचायत। बाकी देखो क्या है, हमने अभी पंचायती राज सिस्टम पढ़ा था, तो बिल्कुल बाकी सभी चीजें उससे मैच करेंगी, बाकी सभी चीजों को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, सभी चीजें उससे मैच करेंगी, हम देखते थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे क्या है। अब देखो बात क्या है, अब एक क्वेश्चन पहले क्या है हमारी, जो हम पहले बात करते हैं नगर निगम व्यवस्था के बारे में, ठीक है। हमारे जो बड़े शहरों में नगर निगम व्यवस्था होती है, वहां पर क्या हो, कैसे होते हैं इलेक्शंस, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो क्या बात है, जैसे अगर हमने पढ़ा था, जैसे हम पंचायत विलेज के हेड को सरपंच कहा जाता है, पंचायत समिति को हेड को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और हमारे जिला परिषद का हेड होता है जो आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो ऐसे। अब बात है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, नगर निगम का जो हेड होता है वो कौन होता है? इसके हेड को बोला जाता है मेयर, ठीक है ना। जो हमारी बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ऐसे बहुत से शहर होते हैं, मैं तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि जैसे दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता ऐसे बड़े शहरों में नगर निगम है, तो उसका जो हेड होता है, जो प्रधान होता है, मुखिया, उसको हम बोलते हैं मेयर। पहले तो बात समझ में आई, मेयर। तो पहले तो ये बात है कि नगर निगम के हेड को मेयर बुलाया जाता है, जैसे गांव के हेड को सरपंच बोलते थे हम, वैसे वहां पर ऐसे ही नगर निगम के प्रधान को, मुखिया को हम मेयर बोलते हैं। अब बात आती है कि नगर निगम का मेयर बनने के लिए जो मिनिमम आयु होती है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए हमारी 25 साल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, सरपंच बनने के लिए कितनी थी? 21 साल, ये बात, ठीक है। तो बात को ध्यान समझो पहले कि मेयर बनने के लिए किसी व्यक्ति, बाकी सभी तो भारत का नागरिक हो, वो सभी होती चीजें, बस सिर्फ एज का फर्क पड़ता है। तो नगर निगम का हेड बनने के लिए यानी मेयर बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। अब मैं एक बात करता हूं क्या है, अब हमारे नगर निगम में क्या होता है, बात समझते हैं कि इसके चुनाव कैसे होंगे। देखो यहां पर दो बॉडीज हैं, एक होगी वैसी वहां पर लेजिस्लेटिव और एक होगी एग्जीक्यूटिव। बात समझ में आई? एक होती है लेजिस्लेटिव और एक होती है एग्जीक्यूटिव।
अब देखो लेजिस्लेटिव में क्या है, अब मान लो हमने एक शहर मानकर चलते हैं कि मान लो हमारा शहर है मुंबई, ठीक है, मैंने मुंबई की एग्जांपल दी है। मुंबई एक शहर है, गांव तो नहीं है ना, शहर है। तो शहरों में क्या होती है, हमारे म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। अगर मुंबई एक गांव होता तो वहां पर क्या होती, पंचायती राज सिस्टम। तो हम मुंबई के एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मुंबई एक शहर है, सभी को पता है। अब देखते हैं अब क्या है, ठीक है। अब जो लेजिस्लेटिव है ये क्या होती है, जो शहरों में काम है उन कामों को क्या है डिसाइड करेगी मीटिंग्स के द्वारा कि इन कामों में सुधार किया जाए। मैं बताऊंगा भी म्यूनिसिपल, इसके काम क्या होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इनके क्या क्या कार्य हैं, किन किन कामों पर इन्होंने ध्यान देना था, मैं आपको बताऊंगा। अब क्या होता है, इनका काम होता है देख रेख करना, किसी चीज में ऐसे सुधार लाया जाए, तो इनका काम तो है बताना, और लागू कौन करेगा हम वो देखेंगे अब क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा जो मुंबई शहर होता है, शहर है बहुत बड़ा है, शहर जो मुंबई है बहुत, उसकी जो जनसंख्या है बहुत बड़ी मात्रा में है। मैंने कहा है वहीं पर होता है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां पर जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होगी, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है वैसे। तो मुंबई जैसे बड़े शहरों में जनसंख्या बहुत है। तो जो शहर होता है मुंबई, उसको पहले डिवाइड किया जाता है, डिवाइड इनटू वार्ड्स। शहरों को वार्ड्स में बांटा जाता है, वार्ड सिस्टम, वार्ड्स में, ठीक है ना। तो हर मुंबई शहर को पहले वार्ड सिस्टम में बांटा जाएगा। मतलब मुंबई को वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, ऐसे वार्ड्स में डिवाइड करेंगे शहरों को, शहर को पॉपुलेशन बेस पर। और हर एक वार्ड में एक मेंबर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, वहां पर इलेक्शन लड़ेगा, अलग अलग पार्टियों के मेंबर। तो वहां पर क्या है, मेंबर इलेक्शन लड़ेगा हरे अपने अपने वार्ड में, ठीक है ना। हर एक मेंबर इलेक्शन के लिए चुना जाएगा अपने अपने वार्ड में, तो वो बन जाएगा वार्ड का मेंबर। वार्ड मेंबर चुना जाएगा, उसे हम बोलते हैं ऐसे वार्ड मेंबर या कॉर्पोरेटर, ठीक है ना। तो हर एक वार्ड में से क्या चुना जाएगा, वार्ड मेंबर इलेक्शन के द्वारा। वार्ड मेंबर जहां हम बोल सकते हैं कॉर्पोरेटर, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो मान लो जो वार्ड नंबर, हर एक शहर को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक वार्ड में चुनाव किए जाएंगे, और उस वार्ड में जो लोग रह रहे हैं वो वोट डालेंगे, उसको वोट डालेंगे अपनी, ठीक है। और वोटों के द्वारा क्या होगा, जो पर्सन जीत गया तो वो उस वार्ड का क्या बन जाएगा, कॉर्पोरेटर। तो ऐसे बहुत से वार्ड्स होंगे। अब मान लो मुंबई शहर को हमने 25 वार्ड्स में डिवाइड कर दिया, 25, तो 25 अलग अलग जगहों पर लोग इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे, 25 कॉर्पोरेटर्स चुने गए। अब वो 25 कॉर्पोरेटर्स क्या बनाएंगे, अपनी एक कमेटी, जिसे हम बोलते हैं वार्ड कमेटी। वो 25 कॉर्पोरेटर जी क्या बनाएंगे, वार्ड कमेटी। तो अब जो वार्ड कमेटी है, जो ये मेंबर जीत कर आए हैं, ये सभी मेंबर अब एक पर्सन को चुनेंगे, अपने हेड को, उसे बोला जाता है मेयर। तो उसकी, ठीक है, बात समझ में आई। तो जो वार्ड कमेटी है, सभी मेंबर अलग अलग वार्ड से चुनकर आए हैं, चुने जाने के बाद फिर वो अपना एक हेड चुनते हैं, जिसे बोला जाता है मेयर, ठीक है। वो नगर निगम का क्या होता है, हेड। तो क्या है, अब ये तो हो गया। अब जो ये पर्सन इलेक्शन लड़ते हैं, जो पर्सन, अब देखिए ये तो हेड हो गया। अब क्या, जो पर्सन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कि कोई भी, अब जो यहां पर मेंबर खड़े हो रहे हैं अलग अलग वार्ड में, जो मेंबर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल। बात समझ में आई, 21 साल। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने के लिए आयु होती है 21 साल, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है वो बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 साल, और उसे बोला जाता है मेयर। बात समझ में आई। तो ये था। तो अब क्या है, लेजिस्लेटिव में क्या होंगे, एक तो मेयर प्लस कॉर्पोरेटर। कॉर्पोरेटर यानी जो यहां पर वार्ड मेंबर चुने गए, अलग अलग वार्ड से जो पर्सन चुनकर आए हैं, ये अब क्या है, अपनी मीटिंग्स करते हैं। इनकी क्या होती है, मीटिंग्स। अब मीटिंग्स में क्या आता है, ये जो शहरों के मुद्दे हैं, अभी किसी, अब शहर में क्या है, पार्क वगैरह बनाना है, कोई रोड बनानी है, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, वहां पर कचरा फैला हुआ है, साफ सफाई करवानी है, वहां पर सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। और सभी चीजों को अब इंप्लीमेंट कौन करता है, इसके लिए एक हमारा आईएएस ऑफिसर होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसे बोलते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर।
ये एक ऑफिसर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये पूरे शहर की, जो हमारे पूरे शहर की, एक शहर की बात कर रहा हूं, तो एक शहर की जो हेड होता है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। तो वो पूरे शहर की जो ये काम होते हैं वो उन कामों को करवाता है हमारा म्यूनिसिपल कमिश्नर, तय करता है। तो ये बात थी हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, बात समझ में आई? ठीक है ना। तो वो तय करता है कि किस पर्सन ने बनना है ये चीज, ठीक है ना। तो मेयर और हेड, ठीक है, बात समझ। आगे देखते हैं क्या है। तो ये तो था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब ऐसे क्या है, सेम ऐसे क्या होगा, सेम प्रोसेस यहीं पर होता है म्यूनिसिपल काउंसिल में, वार्ड्स में डिवाइड करेंगे उस शहर को, और आगे वहां पर भी कमिश्नर होगा, वो भी इसके देखेगा, और सेम प्रोसेस वहां पर होगा। जो ये है नगर पंचायत, सेम एज विलेज पंचायत। हमने जो पंचायत सिस्टम पढ़ा था कि गांव का सरपंच होता है, ऐसी नगरों में जो छोटे नगर होते हैं वहां पे एक पर्सन को चुना जाता है, उसे हेड बोल देते हैं, वो देखता है नगर पंचायत। बाकी सेम प्रोसेस सेम है यहीं पर, ठीक है। तो दो है नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेन हमारा यही प्रोसेस था नगर निगम के बारे में, ठीक है। आगे अब देखते हैं ये क्या है। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, देखो हमारे जो सेंटर है, एक तो हमारे सेंटर प्लस स्टेट, ठीक है। हमारी जो सेंटर लेवल पे यानी लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद जिन जिन शहरों में है, हमारे सेंटर और स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शंस हैं वो कौन करवाता है? सेंटर और स्टेट के जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद, वो इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। ये बात तो समझ में है, इसे हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं हमारे सेंटर और स्टेट के जो चुनाव हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूं जो लोकल गवर्नमेंट हमने पढ़ी है, लोकल गवर्नमेंट यानी जो पंचायतों के इलेक्शन है, गांव में पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन और शहरों में म्यूनिसिपल सिस्टम के जो इलेक्शंस हैं, वो कौन करवाता है? वो उस जो स्टेट है, जिस स्टेट में पंचायत हो उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये तो हो गया सेंटर का, और ये होता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन। तो जो स्टेट का, जिस स्टेट में पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शंस होने हैं, उस स्टेट का भी अपना खुद का इलेक्शन कमीशन होता है, वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है पंचायती राज सिस्टम के और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम के, ठीक है। अब क्या होता है, जब स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन होगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वही हेड होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब इस पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है, ये बात कि जो हमारे, अब मान लो हमने एक स्टेट मानकर चलते हैं कि पंजाब स्टेट है यार, पंजाब स्टेट में अब पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है वो पंजाब की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो कंडक्ट करवाएगा, वो इलेक्शन प्रोसेस चलाएगा, वो इलेक्शंस करवाएगा पूरे गांव में और शहरों में। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के हेड को, जो मुखिया होता है, उसे बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। एक का हेड तो होगा जिसे हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब बात आती है कि इसको अपॉइंटेड कौन करता है? अपॉइंटेड बाय, कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, जो शहरों की लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? इस पर्सन को अपॉइंट किसी के द्वारा किया जाता है? उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा। बात समझ में आई? जिस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा उसे नियुक्त किया जाता है उस स्टेट के जो राज्यपाल है, उस स्टेट का जो गवर्नर है वो नियुक्त करता है। लेकिन बट रिमूव्ड बाय, ठीक है, वो क्या है? मान लो वो जो गवर्नर है उस स्टेट का जो राज्यपाल है वो वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त तो करता है, लेकिन उसको हटाने का पावर उसके पास नहीं है। मान लो कल को उससे कोई गलती हो जाए, कुछ भी है, तो वो क्या है, उसको हटा नहीं सकता। हटाने की पावर किसके पास है? बट रिमूव्ड बाय, हटाने की पावर है हमारे देश के राष्ट्रपति के पास, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना।
तो गवर्नर सिर्फ नियुक्त कर सकता है, उसको अपने पद से हटा नहीं सकता, हटाया जाएगा उसको प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई ये बात। तो ये तो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम के जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं उस स्टेट की स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, और उसके जो कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट करता है हमारा उस स्टेट का राज्यपाल। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्शंस। अब बात आती है कि अब हमारे गांव में पंचायत सिस्टम है और शहरों में म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है। अब उन्होंने काम करवाने होते हैं, काम तो ठीक है हम करेंगे। अब भी क्या क्या काम होते हैं म्यूनिसिपैलिटी, किन किन चीजों पर काम करती है, कि उन्होंने काम करवाने होते हैं देश में। भाई उस शहर में सफाई की व्यवस्था, कोई पार्क वगैरह बनवाना है, कोई ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम बनवाना है, वो तो पैसा कहां से आएगा? पैसा तो तभी काम खुलता है ना। तो बात मतलब उसको पैसा कौन देती है? तो उसको पैसा देती है उस स्टेट का स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड किया जाता है। अब ये भी दो तरह का है, दो तरह में है। ठीक है ना, देखो अब हमारे गांव में है पंचायत सिस्टम, शहरों में क्या है हमारे म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। ठीक है, अब बात ये आती है कि पंचायतों को पैसा फाइनेंस कमीशन देता है कैसे, और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को पैसा कहां से आता है। देखो क्या है, पंचायतों को तो क्या है, जो हमारी स्टेट प्लस सेंटर गवर्नमेंट क्या देती है, गांव में फंड देती है, फंड दिया जाता है उनको, पैसा दिया जाता है गांव में की डेवलपमेंट के लिए। उनको तो पैसा आता है फंड के अकॉर्डिंग, लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी को पैसा आता है वो आता है प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा। हमारे शहरों में जो प्रॉपर्टी हम जहां पर रहते हैं हमें टैक्स पे करना पड़ता है हर साल। ठीक है ना, हम आपने देखा होगा हम हाउस टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स दिया है, तो जो हमारे वाटर वर्क्स का जो कनेक्शन होता है वो टैक्स होगा। हमारे जो टोल टैक्स हैं, हमारे शहरों में जो टोल टैक्स बने हुए हैं रोड्स पर, उन सभी का पैसा म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को पैसा जाता है, और वो पैसा फिर हमारी डेवलपमेंट, शहर की डेवलपमेंट पर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बात है। तो इनको पैसा आता है फंड, तरफ से फंड आते हैं, और इनको टैक्स वगैरह, टोल टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है ना, जो हमारे सीवरेज का भी, उन्हें सीवरेज का टैक्स भरते हैं ना हर साल, शहरों में सीवरेज सिस्टम होता है उसका, तो वहां से आता है उसके लिए पैसा। बात समझ में आई? आगे देखते हैं क्या है, आगे हम डिस्कस करते हैं क्या चीज है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो मैंने अभी आपको बताया कि 1687 और 1688 में पहली बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो हमारे नगर निगम की व्यवस्था है, सेटअप इन मद्रास। अंग्रेजों के वक्त नगर निगम व्यवस्था लाई गई थी। पहली बार कब लाई गई थी? 1687-88 के बीच में। कहां पर? मद्रास। उसके बाद ये हुई थी 1726 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर दो जगहों पर और स्थापित की थी अंग्रेजों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप, बॉम्बे एंड कलकत्ता, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें, समझो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेजों का इन तीन शहरों पर ही ज्यादा उनकी फैक्ट्रीज थी, ज्यादा उनका कंट्रोल इन तीन शहरों पर था। हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये तीनों अलग अलग कॉर्नर में पड़ते थे। बॉम्बे इधर पड़ता था हमारे इंडिया के नक्शे में, कोलकाता इधर था और मद्रास, इसलिए इन्होंने तीनों देश के अलग अलग कोनों में अपना दबदबा बनाए रखा था। तो इसलिए वहां पर तीनों जगहों पर इन्होंने नगर निगम व्यवस्था लागू की थी कि पूरे ग्राउंड लेवल पर भी एक लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि लोगों की समस्याओं को सुलझा सके। देखो स्टूडेंट्स, ये भी एक बात क्लियर है। देखो गांधी जी भी जब थे तो वो क्या थे, वो गांव को प्राथमिकता देते थे। उनका मानना था कि अगर हम पूरे ग्राउंड लेवल पर सुधार कर दें
पूरे विलेजेस में हर एक लोग अगर हम विलेज लेवल से उठें, अब मान लो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आती है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगर लोकल गवर्नमेंट में हमारे सुधार हो जाए तो पूरे देश का सुधार हो जाएगा। अब मान लो गांव में हमें पूरी सुख सुविधाएं प्रोवाइड हो, गांव में पूरी फैसिलिटीज हो, अगर गांव को ही हम पूरे ग्राउंड लेवल पर, पूरे ग्रास रूट लेवल पर गांव को पूरा अच्छा बना दें तो हमारा देश अपने आप अच्छा बन जाएगा। गांव से ही हमारा, देखो पूरा देश गांव से विकसित हुआ है ना, तो गांव ही हमारी जो देश की जान है। तो इसीलिए गांधी जी गांव को प्राथमिकता भी, अगर हम भी आप सरकार कहते थे आप गांव को प्राथमिकता दो कि अगर गांव ठीक होंगे तभी शहर बसेंगे, अगर शहर बसेंगे तभी पूरा एक राज्य बढ़िया बनेगा, अगर राज्य बढ़िया बन गए तो पूरा देश विकास हो जाएगा। तो आप पूरे ग्राउंड लेवल पर, तो सबसे ग्राउंड लेवल पर तो हमारे गांव ही हैं, उसके बाद शहर आते हैं, फिर जिले आ गए, फिर स्टेट आ गई, फिर सेंटर आ गई, पूरे इंडिया आ गया, ठीक है ना। तो पूरे अगर नीचे लेवल से हम पूरे सुधार करेंगे गांव के हर एक लोगों को तो हमारे देश का खुद ब खुद सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2726 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप की गई, ठीक है, ये बात। अब एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो लोकल गवर्नमेंट का आइडिया है, ठीक है ना, भी अंग्रेजों के कौन से पर्सन ने कौन से पर्सन को लोकल गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ मतलब खुद की गवर्नमेंट होती है लोगों की। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कौन से पर्सन को कहा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है ना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। कि फादर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे बोलते हैं? तो वो बोला जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये उस टाइम वायसराय थे, इनका कार्यकाल शायद पता नहीं 1880 से 1884 था, ठीक नहीं, आप चेक कर लेना एक बार कि लॉर्ड रिपन क्या था उस टाइम। इस टाइम अंग्रेजों का हेड होता था ना, जो भारत में पूरा जो कंट्रोल होता था वो ब्रिटिशर्स का, उसके लिए एक वायसराय अपॉइंट किया जाता था। तो ये वायसराय थे उस टाइम, लॉर्ड रिपन। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काफी ज्यादा प्रमोट किया था। इनके टाइम काल में काफी जगहों पर हमारे लोकल गवर्नमेंट लागू हो गई थी पूरे देश के काफी हिस्से में। तो इन्होंने लोकल गवर्नमेंट की भी, भारत में भी ग्राउंड लेवल पर भी एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसे सभी लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके। तो लोकल गवर्नमेंट को जो प्रमोट किया इन्होंने, पूरे बड़े लेवल पर लोकल गवर्नमेंट का समर्थन किया, प्रमोट किया, लाया है। तो लोकल गवर्नमेंट को लाने का जो फादर है सेरा इन्हीं को जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है लोकल गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है? तो वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम देखते हैं वर्किंग, इनके क्या क्या काम होते हैं, थोड़े बहुत काम देख लेते हैं क्या है। वर्किंग ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि शहरों में क्या क्या वर्किंग होती है सभी को पता ही है वैसे तो। वर्किंग ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, ये बहुत लंबा तो टॉपिक नहीं, जैसे हमने पंचायती राज पढ़ा था बिल्कुल सेम ऐसे शहरों में म्युनिसिपल सिस्टम है। जो थोड़ा बहुत फर्क था वो मैंने, डिफरेंस था वो मैंने समझा दिया, बाकी सभी चीजें सेम है, ठीक है ना। तो मेरे वर्क का मतलब क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या क्या काम करती है? तो मेरे क्या, इनके जो काम है वो कहां पे दिए गए हैं? शेड्यूल नंबर 12 में, उसमें दिए गए हमारे 18 सब्जेक्ट, कि इसमें विषय लिखे हुए हैं, 18 विषय लिखे हुए हैं, कि 18 चीजें लिखी हुई है भी आप इन चीजों पर जो म्युनिसिपल सिस्टम है वो खुद ब खुद क्या है उस पर अपना लॉ बना सकती है शहरी लेवल पर। तो क्या है, जैसे हमारा फायर ब्रिगेड, ठीक है ना, हमारे शहरों में जो फायर ब्रिगेड होती है, जब शहर में किसी जगह पर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती है। तो फायर ब्रिगेड के मामले में इनके अंडर आते हैं सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट ही हो गए फायर ब्रिगेड, ठीक है। और क्या हो गया, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, मैं एक दो लिख देता हूं, ठीक है ना। शहर में पुल वगैरह बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस,
यानी पुल वगैरह बनाना, वो भी तो ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऐसे 18 सब्जेक्ट्स हैं, आप लिस्ट निकाल लेगा नेट पर तो वहां पे पता लग जाएगा कि 18 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पर म्यूनिसिपल सिस्टम अपनी खुद डिसीजन ले सकती है। और मैं बताता हूं एक आधा एग्जांपल के तौर पर। और क्या, जैसे हमारे ठीक है ना, और क्या जैसे अर्बन फैसिलिटीज, और क्या हमारे जो शहरों में फैसिलिटीज होती हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सच है कौन कौन सी फैसिलिटी, जैसे पार्क बनवाने, शहरों में पार्क बने होते हैं। और क्या होते हैं, प्लेग्राउंड भी बनाए जाते हैं शहरों में लोगों के खेलने के लिए। और क्या होते हैं, गार्डन वगैरह, ठीक है ना, गार्डन बनाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें म्यूनिसिपल सिस्टम ही क्या करती है, डिवाइड। और क्या होगा, और होता है हमारा पब्लिक हेल्थ पे, साफ सफाई रखना शहरों में, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, ठीक है। और हमारे जो जहां पर लोगों को दिखना है, जैसे रामबाग वगैरह, क्रीमेशन ग्राउंड हो गया, वो चीजें। और हो गए हमारे जो क्या है अपना, ठीक है ना, जो हमारे शहरों में वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं, जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो क्या है अपना फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए। और क्या हो गए, मेंटली लोग हैं, उनको ध्यान देना, उनकी देखभाल करना, इन सभी चीजों पर ध्यान देती है हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अर्बन की प्लानिंग करनी, शहर की प्लानिंग व्यवस्था को तैयार करना, तो इन सभी चीजों को देखते हैं हमारे, ठीक है ना, कौन म्यूनिसिपल सिस्टम को क्या है, अधिकार हैं। कल्चर पर ध्यान देना, एजुकेशनल पर ध्यान देना, ठीक है ना। और क्या हो गए, जैसे हमारे बस स्टॉप हो गए, हमारे जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है, हमने पंचायत में पढ़ा था, जो हमारे गलियों में स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है उस पर ध्यान देना। और क्या है, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज वगैरह। और क्या हो गए, हमारे बस स्टॉप, जो हमारे बस के स्टॉप बने जहां पर बसेज आती हैं, तो इन चीजों पर वर्क किया जाता है। तो वो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 18। तो 18 सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनी हुई है कि म्यूनिसिपल सिस्टम इन चीजों पर अपना खुद डिसीजन ले सकती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। तो हमने कल पंचायती राज सिस्टम डिस्कस किया था, तो आज हमारा पूरा हो गया म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।